चार्ल्स मेटकॉफ की संधि हमने पढ़ ली थी, है ना। लास्ट बिंदु क्या लिखवाया था? हैं? मेटकॉफ ने लास्ट संधि की थी, ये लाइन लिखवाई थी। ठीक है। कल लास्ट क्लास किसकी थी? कल लास्ट मैंने ली थी क्या क्लास? ये पढ़ा, ठीक है। कल अपने जो आरंभ किया था टॉपिक वो कौन सा था? 1857 की क्रांति, है ना। क्या बातें पढ़ी थी इसमें हमने? सबसे पहली बात ये पढ़ी थी सर काल्विन, है ना। एक बात बताइए, अगर प्रश्न बन जाए, हमने ये बात पढ़ी थी कि सर काल्विन जो है वो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी प्रांतों में नियंत्रण का काम कर रहा था, ये बात पढ़ी थी ना। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उस समय सर काल्विन जो है वो कहां से नियंत्रण कर रहा था, नियंत्रण तो किसके अंदर था? है? ऑप्शन देते, एकदम सही देंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने आगरा है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने अवध है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने अजमेर है, चौथा ऑप्शन आपके सामने नसीराबाद है। अजमेर और है आगरा से एक बताना है, फिर सोचो जल्दी से। अजमेर हो गया, आगरा, ठीक है। और इधर अवध से, ठीक है, स्किप कर दिया। हाँ इधर इधर चलो, आप तो आए नहीं थे। हाँ नहीं पता, चलो एक बात बताओ फिर। इस बिंदु पर हम बात करते हैं उससे पहले मुझे एक चीज बताना। मैंने लिखा सेंटर पॉइंट, 1857 का सेंटर पॉइंट हम कह सकते हैं, सेंटर बोलने केंद्र, ठीक है। संग्राम जो होता है दो जगह होता है ना, दो के समक्ष पढ़ते हैं हम, कौन कौन से? भारत और राजस्थान, भारत और राजस्थान, इन दोनों के समक्ष में पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का 1857 का रेवोल्यूशन और 1857 का रेवोल्यूशन किसका? भारत का। अब मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न बनता है बहुत शानदार सा कि भारत में जो केंद्र था वो कौन सा था 1857 की क्रांति का, और राजस्थान के अंदर केंद्र कौन सा था? एक प्रश्न ये आता है कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था, और राजस्थान के अंदर 1857 के रिवोल्यूशन का सेंटर पॉइंट जो है वो किसको मानाएंगे? हैं? शाबाश, सोचने वाली बात है। बताते हैं कि राजस्थान के अंदर तो क्या था? अजमेर। भारत का शायद क्या था? कोलकाता। सही है, कोलकाता नहीं था। भारत का कौन सा था? अवध। भारत का कौन सा था? अवध। बताते हैं कि जब 1857 के संग्राम के दौरान जब अवध को हड़पा गया था ना, तब एक व्यक्ति, कथन लिखे जाता है, व्यक्ति का नाम भूल गया, लेकिन उसने एक बात कही थी कि जब अवध को हड़पा था ना, उन्होंने कहा कि अवध को हड़प लिया समझो भारत की जान चली गई। यूपी के अंदर बोले भारत की क्या चली गई? जान चली गई। भारत के अंदर अगर 1857 के केंद्र में सबसे ज्यादा योगदान रहा था 1857 के संग्राम के अंदर, तो वो किसका था? अवध को लूटना
एक बहुत बड़ी क्या थी, कामयाबी थी। और इधर किसको, अजमेर। दोनों में से एक प्रश्न बनता है कि भारत के अंदर तो प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो हम कहेंगे अवध, और राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा था, अजमेर था। अजमेर के अंदर ही बताते हैं कि यहीं पर ही तो छिपाए गए थे अंग्रेजों ने जो अपने हथियार जो है ना, शस्त्रागार अंग्रेजों का, वो कहाँ था, अजमेर के अंदर। गोला बारूद वगैरह की जो व्यवस्था है वो सारी की सारी यहीं की थी। कहाँ पर, अजमेर के अंदर। और सर कोलविन जो थे ना, सर कोलविन, ये नियंत्रण कर रहे थे कहां से, आगरा से। कहां से नियंत्रण कर रहे थे, आगरा से। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का जो नियंत्रण कर रहे हैं, प्रांतों का नियंत्रण कर रहे थे, कहां से कर रहे थे, कौन सी जगह से, तो हम कहेंगे कहां से, आगरा से। और इनका मुख्यालय कहां था, है? मुख्यालय कहां हो जाएगा इनका, आगरा। तो कल वाली जो पंक्ति लिखी है उसके अंदर थोड़ा इस बिंदु को ऐड कर लो कि सर कोलविन कहां से नियंत्रण कर रहे थे, तो हम कहेंगे कहां से, आगरा से। अब हमने तो नहीं लिखा है ना, लिखो, आरंभ से लिखो, जल्दी से लिखो, 5 मिनट के अंदर लिखने पूरे करने, लिखो, मैं लिखवा देता हूं। पहला लिखो, आप भी लिख लो सर, लिखो सर कोलविन पश्चिमी राजस्थान के प्रांतों का नियंत्रण। जिसने नहीं लिखा था ना कल, वो नोट कर लो सारे जीरो से वापिस। सर कोलविन पश्चिमी राजस्थान के प्रांतों का नियंत्रण आगरा से कर रहे थे। कहां से कर रहे थे, सर कोलविन पश्चिमी राजस्थान के प्रांतों का नियंत्रण, पश्चिमी राजस्थान के प्रांतों का नियंत्रण, पश्चिमी राजस्थान के प्रांतों का नियंत्रण, पश्चिमी राजस्थान के प्रांतों का नियंत्रण कहां से कर रहे थे, तो हम कहेंगे आगरा से कर रहे थे। अब इसको घुमा कर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। घुमा कर देगा तो क्या देगा कि इसका मुख्यालय बता दो। और फिर हमने पढ़ा था, एक बिंदु मैंने लिखवाया था, कहानी तो आज इतनी नहीं बताएंगे क्योंकि कल मैंने कहानी बता दी थी। लिख लो, एक बात लिखो, भारत का वाइसराय उस समय कौन था, भारत का वाइसराय कौन था, कौन था, है अल्य, लिखो, वाइसराय को एक छोड़ो, एक इससे पहले एक बिंदु और लिखो, लिखो भारत के शासक उस समय के, भारत के शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब बता दो वाइसराय कौन था, कौन होता है, जी लिखूं तो कौन था, वो भारत का क्या था, लिखो। पहले ना गवर्नर जनरल होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे अपना गठन होता गया ना, तो संविधान सभा के द्वारा बताते हैं कि वाइसराय का पद, लॉर्ड गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वाइसराय बना दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने थे, है ना। लिखो, लिख लिया क्या, लिखो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के पीएम कौन है, हैं? एक मिनट रुको जाओ, इंग्लैंड के पीएम कौन है, पारमस्टन, कौन है, पारमस्टन, ठीक है। और जीजी ऑफ इंडिया कौन है, भारत के गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग, कौन है, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है इंग्लैंड के, पारमस्टन, ठीक है। और
इंग्लैंड की महारानी कौन थी? हैं? क्वीन ऑफ इंग्लैंड, है ना? नाम क्या हो जाएगा? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और उस समय के एजीजी ऑफ राजस्थान, एजीजी ऑफ कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब एक प्रश्न बनता है, दोनों हमने बात करी ली पीछे। एक हमने बिंदु क्या पढ़ा था आरंभ के अंदर कि पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर स्टेट जितनी भी है उन सब का नियंत्रण कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हैं? सर कॉलविन, जिनका सेंटर कहां था, मुख्यालय कहां है, कहां से नियंत्रण कर रहे थे ये? तो हम कहेंगे आगरा से। लेकिन एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजस्थान जो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये कहां से नियंत्रण कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अजमेर से। इनका मुख्यालय कहां था? तो हम कहेंगे अजमेर के अंदर। तो आप लिखें, यह प्रश्न पूछा भी गया था कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहां से नियंत्रण कर रहे थे? तो हम कहेंगे कहां से? अजमेर से करते हैं। और वहीं सर कॉलविन कहां से नियंत्रण कर रहे थे? हाँ, और 1800 माउंट आबू, क्रांति के टाइम में माउंट आबू के अंदर, ठीक है। और भीम बाद में कटा आ गया। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है ना, ये दोनों मुख्यालय जो थे ना, माउंट आबू गर्मी के टाइम का था, ग्रीष्मकालीन, और अजमेर जो था ये कब का? ये शीतकालीन होता था। जब टाइम टिका आगे ठंड पड़ती नहीं, बी टाइम तो घटा जान दो अजमेर में, और जब टाइम गर्मी होती बी टाइम कटे चलिए जान तो माउंट आबू के अंदर। तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कौन सा? माउंट आबू, और शीतकालीन मुख्यालय कौन सा? अजमेर था, ठीक है। दोनों बातें ध्यान में रखनी। उसके बाद आगे लिखेंगे हम क्या? वाइसराय वाली थ्योरी लिखी नहीं अभी, क्या लिखा था उसमें? है तो बताया था ना, लिखना था। लिखो फिर, भारत के वाइसराय, भारत के वाइसराय कौन थे? क्योंकि पहले यही पद किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर जनरल के नाम से, लेकिन बाद में जो है इस पद को नाम क्या दे दिया गया? वाइसराय। तो हम कह सकते हैं, अगर प्रश्न पहली बात तो बनता नहीं है, अगर बन जाए कि भारत के वाइसराय के रूप में कौन काम कर रहा था, तो हम कहेंगे कौन कर रहे थे? लॉर्ड कैनिंग काम कर रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पारमस्टन। और भारत के उस समय के शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। किसका पुत्र था मंजीत? है मंजीत, क्यों टाबरो हैं? मन एक बात बता देगोगे? वो शासक बने हो, भी पहला इनका नाम क्या? बहादुर शाह के नाम तो शासक बने हैं, भी पहला एक नाम हो इनका। कल भी बताया था, एक दिन मैंने पहले लिखवाया भी इसके बारे में 2 बिंदु। ना बहादुर शाह का नाम तो शासक बने हो, निकनेम इसका अलग था कुछ। क्या नाम था? हैं? तुम्हारी बात है, याद रख फिर, कल बताया को नहीं होगी हैं? क्या बतायो? कल लिखवाया को नहीं हो? पहले कल देख लिखवायो कि पोपता क्या नाम था? मुअज्जम। कौन लिखड़ोगे? तो तेरे ध्यान ही को नहीं उठे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, कारण पढ़े थे ना?
हाँ किसो नहीं है, चलो इसको चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो मन और चक्र में गाल के छोड़ दिया, चेक कर लेना, उसके बाद लिखो। फिर हमने पढ़े थे क्या, कारण पढ़े थे ना, 2-3 कारण देखे थे हमने। पहला कारण क्या देखा था, सीधी सीधी सिर्फ 2-3 बातें लिख लो। पहली लिखो, कल मैंने एक बात बताई थी मराठों के विरुद्ध, है ना, किसके विरुद्ध, मराठों के खिलाफ सबसे पहले राजस्थान की किस रियासत ने सहायता मांगी थी, जोधपुर ने मांगी थी। जोधपुर का शासक कौन था, कौन था, है। अब मन यह बता कि सहायता मांगे क्यों है वो, हल मराठों के विरुद्ध, मराठों से ही सहायता, किससे सहायता मांगते हैं, अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी सहायता नहीं की थी। अब मेरे भाई एक प्रश्न आपके लिए और रहेगा कि पिंडारियों के लिए यह भी एक क्या था, वंश, पिंडारियों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों से सहायता किसने मांगी थी, ये और बता। मराठों के विरुद्ध सबसे पहले सहायता जो मांगते हैं, इनके विरुद्ध सर्वप्रथम सहायता मांगी थी, पहले नंबर पर हमने पढ़ा था कौन सी रियासत, जोधपुर मांगती है। और हमने ये पढ़ा कि अंग्रेज जो है वो जोधपुर की सहायता नहीं करते हैं, अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। एक बार समझ लो फिर हम लिख लेंगे, अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था दूसरी बार कौन मांगता है, दूसरी बार हमने किसको पढ़ा, भरतपुर को। भरतपुर के शासक कौन है, हैं, भरतपुर के शासक रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह ने संधि कर ली थी ना। और तीसरी बार एक हमने और पढ़ा, कौन, अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने भी संधि कर ली थी, अलवर के बख्तावर सिंह ने भी संधि कर ली थी। और जोधपुर का शासक कौन था, विजय सिंह, जिसको अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, ये तो थे किसके विरुद्ध, ये तो किसके विरुद्ध थे, ये तो थे मराठों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध। लेकिन पंडारियों के विरुद्ध सर्वप्रथम सहायता कौन मांगता है, क्रम वही चला था, पहली असफल रही थी, फिर दोनों तीनों क्रम वही था। बताइए शाबाश, हाँ कौन था, किसने सहायता मांगी थी, इधर पीछे हमने ये पढ़ा कि मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगते हैं, सबसे पहले जोधपुर रियासत ने मांगी थी, जोधपुर का शासक था विजय सिंह, लेकिन अंग्रेजों ने सहायता नहीं की। ठीक इसी प्रकार से मराठों की तरह एक वंश और था जिसका नाम था पिंडारी, पिंडारियों के विरुद्ध में सहायता मांगी जाती है, ठीक है, जैसे इन्होंने मांगी थी ठीक उसी प्रकार से सहायता मांगते हैं। सबसे पहले कौन सी रियासत ने मांगी थी, उसके बाद में कौन सी मांगी थी, फिर किसने मांगी थी, हाँ ध्यान में रखना। पिंडारियों के विरुद्ध और मराठों के विरुद्ध अगर प्रश्न बन जाए कि सबसे पहले सहायता मांगने वाली रियासत है तो वो कौन सी है, जोधपुर है, ठीक है। मराठों के विरुद्ध भी इसी ने मांगी थी, और पिंडारियों के लिए भी सबसे पहले कौन मांगता है, तो हम कहेंगे कौन, जोधपुर। और दूसरी बार किसने, तीसरी बार, क्रम यही चल रहा है ना, पहली बार असफल रही थी, दूसरी बार सफल और तीसरी बार सफल। पहली बार कौन सी है, जोधपुर है, दूसरी बार कौन सी है, भरतपुर है, और तीसरी बार कौन सी है, अलवर। अलवर के शासक कौन है, बख्तावर सिंह भरतपुर के, और जोधपुर के बताओ किस किस को याद अभी तक नहीं हुई, हाँ
हो गई के सब पहला सहायता कण मांगी शासक कुणो इन्हें बोर्ड का नहीं ध्यान ही कौन देना था। सब पहला कुणो जोधपुर को शासक विजय से दूसरी बार सहायता कण मांगी भरतपुर को शासक और अलवर को बख्तावर सिंह। अलवर को कुणो बख्तावर सिंह याद हो जी कल सुनूंगा काल दिन पूरा तेरे डेढ़ है सोमवार ने सुनूंगा हिसाब लगा ले ठीक है ये ध्यान में रखनी। अब 2-3 बिंदु लिखो। सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कौन सा सहायक संधियां है ना। सबसे पहला सहायक संधि पढ़ी थी ना हमने। सहायक संधि के अंदर सबसे पहला कारण हम लिखेंगे संधियों में यानी कि कारणों के अंदर सबसे पहले हम पढ़े तो सहायक संधियां पढ़ेंगे। और सहायक संधियों के जो हैं वो जनक माने जाते हैं कौन। जनक की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे लॉर्ड वेलेजली इसके क्या माने जाते हैं जनक माने जाते हैं ठीक है। और सबसे पहले सहायक संधि जो करने वाली रियासत थी प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की कौन सी थी। सबसे पहले रियासत करता है कौन भरतपुर रियासत संधि करता है सहायक संधि भरतपुर। और भरतपुर ने कब की थी सहायक संधि 29 सितंबर 1803 को ये सहायक संधि कर लेता। और भरतपुर के शासक जो थे वो कौन थे रणजीत सिंह। तो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में लिखना चाहो तो सीधा उतार लो अगर पूरा है लिख लिया तो जो नहीं आए हैं उनको बोल रहा हूं अगर पूरा लिखना चाहो तो आप लिख लो सहायक संधि के तहत राजस्थान की प्रथम रियासत भरतपुर है जिसने 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि की ये पहली रियासत थी। उसके बाद हम लिखें तो हमारी आती है दूसरी रियासत हमारी राजस्थान की दूसरी रियासत जो है वो कौन सी है दूसरी कौन सी हो जाएगी जी अलवर। और ये कब करती है नवंबर 1803 और शासक रहे थे अपने कौन बख्तावर सिंह। शासक कौन है बख्तावर सिंह ठीक है। और सहायक संधि करने वाला व्यक्ति कौन है लॉर्ड वेलेजली। रणजीत सिंह ने किसके साथ सहायक संधि की और बख्तावर सिंह ने किसके साथ सहायक संधि की वेलेजली के साथ ठीक है। और सहायक संधि की जन्मदाता किसको माना जाता है वेलेजली को माना जाता है। फिर हमने दूसरा कारण पढ़ा था किसका दूसरा क्या दूसरा जो कारण था वो था आश्रय या आश्रित पार्थक्य की नीति। इस नीति के तहत सबसे पहले जो है वो रियासत कौन सी संधि करती है पहले तो इसके जनक कौन है ठीक है। और सबसे पहली कौन सी रियासत करती है सबसे पहली रियासत जो है वो है आपकी करौली। और करौली कब करती है जी 9 नवंबर 1817 को। और करौली के शासक जो थे वो कौन थे हरबख्शपाल सिंह। करौली के शासक कौन है हरबख्शपाल सिंह ठीक है। और फिर हमने पढ़ा दूसरी रियासत कौन सी है अंतिम कौन सी सिरोही। अंतिम रियासत लिख लो सिरोही। सिरोही कब करती है जी 11 सितंबर
1800। और सिरोही के शासक थे शिव सिंह, है ना। सिरोही के शासक कौन है? शिव सिंह। ध्यान में रखना ये प्रश्न शिव सिंह वाला बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार पेपर में आया। एक तो ये शिव सिंह थे, एक इन्हीं से मिलता जुलता मेरे हिसाब से चूरू का किला है ना, चूरू का किला। क्यों फेमस है चूरू का किला? मंजीत हैं, सारे मंजीत ही मंजीत बैठे हैं क्या हैं? और बता दियो, चलो एक बात बता फिर, शिव सिंह के टाइम की घटना की के तो आई तो पूछूं तो चूरू के किले को जगह शिव सिंह हो बिंग टाइम की घटना की आप पूछूं तो कण है कौन से करते हैं राजपूत? कहां के राजपूत थे? बीकानेर के राजपूत, ठीक है ना। यहां चूरू का भी शासक कौन था? शिव सिंह। अब एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक प्रश्न बनेगा आपका पेपर में, भौगोलिक दृष्टि से देखें ना थोड़ा सा। करौली, करौली को पता है क्या कहते हैं? डांग की, डांग क्या है ये बताओ फिर, डांग क्या है? डांग की रानी तो करौली है, डांग क्या है? डांग ये नहीं है कि गुरुजी मोटो लठ, ये डांग नहीं है, हैं? डांग एक क्या है? क्षेत्र। ये डांग की क्या है? डांग का राजा। डांग का राजा किसको कहते हैं? धौलपुर को। फिर मंजीत एक प्यारा प्रश्न और बताएगा, बताएगा ना। डांग की महारानी कौन है? रानी तो करौली है, महारानी रानी ऊपर की। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पढ़ाया भी है, मुझे याद है। बता दे, जल्दी से बता दे। है? चल तू करौली जाओ है। भाई चांस आज मान लो कि तेरे को मैंने सुबह बोल दिया कि तुझे करौली जाना है, तो नहीं है कह दिया करौली घूम के आ जा तू पीसा मेरा, तो तू सब पहला कट जाओगे हैं। करौली में थोड़ी गयो, करौली में सबसे पहले कहां घूमने जाएगा तू? भाई अपन ने इतो तो ध्यान होना चाहिए। आज ये सपोज दिन मैं बोल दूं भी आपका चल ठीक है कल जयपुर जाना है, तो आप कहाँ घूम के आओगे? आप कहोगे सर मैं सिटी पैलेस जाऊंगा, मैं हवा महल घूम के आऊंगा, है ना, जंतर मंतर घूम के। पता तो है ना। जोधपुर का कह दो हाँ ठीक है आपको जोधपुर जाना है, तो आपको पता था ना कि मैं कहाँ घूम के आऊंगा? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, जैसलमेर में इतना पीस अभी को नहीं, ठीक है। मेहरानगढ़ घूम के आऊंगा, मंडोर घूम के आऊंगा, जसवंत थड़ा देख के आऊंगा, केसर बाग देख के आऊंगा, माचिया सफारी पार्क देख के आऊंगा। पता है ना। इसी प्रकार से अगर करौली चला जाए तो क्या क्या देखे है ना, जानो तो करौली है। अब जी उदयपुर चले जाओ तो मैं कह दूँ उदयपुर जान ला रहे हो तो थे के देख गया होगा? जिला है, ठीक है। और सांवरिया सेठ जी को मंदिर भी है ना, उदयपुर में है, ठीक है। और है चित्तौड़गढ़ में। और थारे एकलिंगनाथ जी को मंदिर बैठी है, देख के आओ नहीं आप? नहीं मैं पूछू तो हटके देख के आओ। चलो 4 ऑप्शन दे दियो तने, एक ही चूज करना है। केला देवी का मंदिर देख के आओगे, उषा माता को मंदिर देख के आओगे, हर्षद माता को मंदिर देख के आओगे, हैं? केला देवी का क्या मैं देख के आओगे? है तीनों ही करौली में, है तीनों ही करौली में। डांग की महारानी किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? केला देवी, क्योंकि केला देवी कौन सी राजवंश की कुल देवी है? यादव राजवंश की। कौन सी राजवंश की? चलो अब इधर ध्यान दो वापिस। सबसे पहली रियासत कौन सी थी? आर्षित पार्थ के नीति के तहत संधि करने वाली करौली। और दूसरी रियासत कौन सी है? सिरोही है। अब है माता है, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि हमने पढ़ा इसके जनक तो कौन है, लेकिन इन दोनों
रियासतों के साथ जो संधि करने वाला था, या यूं लिखें कि राजस्थान के साथ संधि करने वाला बंदा कौन है? नीति तो किसकी थी? ये हेस्टिंग्स की थी, लेकिन राजस्थान के साथ संधि जो बंदा करता है, जो व्यक्तित्व करता है, उसका नाम आता है क्या? चार्ल्स मेटकॉफ, है ना, चार्ल्स मेटकॉफ। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा 11 सितंबर 1823 को कौन सी रियासत के साथ संधि की गई थी? तो हम लिखेंगे सिरोही रियासत के साथ। कौन सी रियासत के साथ? सिरोही रियासत के साथ। ठीक है, ये दूसरा कारण हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था डलहौजी का कौन सा सिद्धांत? व्यापकगत सिद्धांत। अब एक जल्दी से बताएं कि इस संधि ने कुछ, यानी आश्रित पार्थी नीति देखें, इसके तहत कुछ शर्तें रखी गई थी और पूर्ण शर्तों के साथ सभी को, जितनी भी संधि की शर्तें हैं उन शर्तों को मानते हुए पूर्ण संधि के साथ, पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? पूर्ण शर्तों के साथ। लिखो बिंदु, लिखो, यहां से सारे लिखेंगे अब, है ना। लिखो पूर्ण शर्तों के साथ, पूर्ण शर्तों के साथ, पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली, पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली, पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत हम कहें कौन सी हो जाएगी जी? कोटा। कौन सी रियासत है? कोटा। कोटा के शासक थे। कोटा से ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी कि पूरी की पूरी शर्तें ये बंदा मान लेगा। पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत पूछे तो हम कहेंगे कौन सी रियासत है? कोटा है। और कोटा के शासक कौन थे? हाँ, और कब करता है? 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1817 को क्या की जाती है? संधि की जाती है। ठीक है, 26 दिसंबर 1817। वहीं अगर पूछे 9 नवंबर 1817 तो कौन सी? इसकी बहनी मान लो, करौली। कोटा की पड़ोसी है ना, करौली करती है। और ये कौन सी? सबसे पहली रियासत थी। लेकिन सारी शर्तें मानकर रियासत जो है वो सबसे पहले संधि कौन सी करती है? कोटा करती है। आश्रित पार्थ के नीति के तहत सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी? तो हम कहेंगे कौन सी? सिरोही थी। सिरोही के शासक कौन आते हैं? शिव सिंह आते हैं। करौली के शासक कौन थे? करौली के शिव सिंह, हरबख्शपाल सिंह। सिरोही के, कोटा के उम्मेद सिंह। कोटा ने संधि कैसे की? सबसे पहली, दूसरी, सबसे पहली करौली, और सबसे अंत के अंदर कौन मिलती है? सिरोही मिलती है। और सबसे पहली जो रियासत वो पूरी शर्तें मानकर संधि करती है तो वो कौन सी है? कोटा है। और सहायक संधि करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर थी। लेकिन अंग्रेजों से सहायता मांगने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। याद हो जाएगा क्या? बताओ है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये सारे के सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, इनके पीछे का कारण क्या था? अगर कोई पूछ ले, थोड़ा समझदारी प्रश्न बन जाए, एग्रीमेंट जितने भी हो रहे हैं, हमने 2-4 एग्रीमेंट पढ़े हैं, रीजन क्या था इनके पीछे का? समझौता करने के कारण क्या थे? मराठा के साथ युद्ध और भी कोई कारण थे? इतना ही तो नहीं कह सकते हम, और भी तो संधि करने के कारण थे। क्या कारण रहे होंगे? 1857 की क्रांति में तो हमने बोल दिया कि कारण है, जैसे ये संधियां हो गई। फिर हमने कहा कि तात्कालिक के अंदर देखें तो ब्राउन फेंस राइफल्स की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग, उनमें लगे हुए चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार किसको प्रतीक मानकर किया गया था? कमल और रोटी को। ठीक है। अब अगर पूछ ले कि संधियां करने का कारण क्या था हमारे पास,
तो हम क्या करेंगे, बिंदु बनाओ, लिखो संधियां है, संधि करने का प्रमुख कारण, संधि करने के प्रमुख कारण क्या लिखेंगे, संधि करने के प्रमुख कारण। नंबर पहला रीजन लिखें, मराठों व पिंडारियों के हस्तक्षेप को, मराठों व पिंडारियों के हस्तक्षेप को क्या करना जी, समाप्त करना, है ना। अब पीछे से जो लेट आए हैं, हाँ होना खड़े, पिंडारियों का तो छोड़ दो, ठीक है, पिंडारियों को छोड़ना है। मराठों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए राजस्थान ने संधि कब की थी, यह राजस्थान की सबसे पहली रियासत जिसने संधि की थी मराठों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए। जोधपुर ने तो नहीं की, भरतपुर का शासक, शाबाश। गांव से आते हो या यहीं से आते हो, हैं? तो टाइम तो बहुत हो गया है, क्लास चालू है, इनकी तो टाइम हो गया, घंटा हो गया नहीं, 10 मिनट रही है शेष, 48-50 होगी, 10 मिनट। चलो बैठो। मराठों व पिंडारियों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए सबसे पहली रियासत कौन सी संधि करती है, भरतपुर है। संधि कौन सी करती है, किसके साथ, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। दूसरी रियासत कौन सी है, अलवर। सहायता सबसे पहले मांगता कौन है, जोधपुर, लेकिन सहायता ये नहीं करते। तो पहला कारण तो हम ये लिखेंगे। फिर लिखो दूसरा कारण, लिखो अंग्रेजों ने अपना प्रशासन चलाने के लिए, अंग्रेजों ने अपना प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है, एक ये कारण था। कल हमने पढ़ा था, मैंने बात बताई कि मराठों को बाहर निकालना है तो किसके साथ मिलेंगे, और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, राजाओं के साथ संधियां, ठीक है। और राजाओं ने संधियां करके ये बात कह दी कि आज के बाद अगर युद्ध भूमि में कोई भी संकट आता है या कहीं भी हमें जाना पड़ता है तो वहां भारतीय सैनिक या राजा जो है यहाँ का वो नहीं जाएगा, जाएंगे तो कौन जाएंगे, अंग्रेज जाएंगे। अंग्रेज भी नहीं जाएंगे, अंग्रेजों की सेना जाएगी, अंग्रेजों की सेना जाएगी। अब सेना आएगी कहां से, तो हम एक भर्ती निकालेंगे, हम एक क्या निकालेंगे, रिक्रूटमेंट निकालेंगे, एक भर्ती निकालेंगे, और उस भर्ती के अंदर सैनिक भर्ती किए जाएंगे, और वो सैनिक कहां के होंगे, भारत के। लेकिन सेना किसकी होगी, मरेंगे कौन, सांप भी मार देंगे और लाठी भी नहीं टूटने देंगे,
लड़ने भी जाएंगे, अंग्रेजों का नाम भी रहेगा कि लड़ने कौन गया, अंग्रेजों का नाम भी रहेगा, अभी लड़ने कौन गया, अंग्रेज गए। अब इस अंग्रेजी सेना में है कौन, और इधर अपने वाले राजा भी खुश कि अंग्रेज हमारी सहायता कर रहे हैं। और ये अंग्रेजों का दिमाग था। शातिर दिमाग बोल सकते हैं। अंग्रेज अपने से ना 100 साल आगे थे, हम 100 साल पीछे चल रहे थे। अब इन्होंने ये भी बना दिया। अब देखो, अगर इसके तहत मैंने कल भी बताया था, अगर मान लो जयपुर के साथ अंग्रेजों की संधि होगी, कोटा के साथ संधि होगी, करौली के साथ संधि होगी, कल को कोई युद्ध होता है इन दोनों का आपस में, तो राजा तो पहले ही बता दिया कि राजा लड़ने नहीं जाएगा, जाएंगे तो कौन जाएंगे, अंग्रेज जाएंगे। और अंग्रेज आपस में थोड़ी ना लड़ेंगे, अंग्रेज आपस में लड़ेंगे क्या, नहीं लड़ेंगे। ये भी सबसे बड़ा। तब अपने वालों को लगा कि ये बात तो गलत है कि जब से हमने अंग्रेजों के साथ संधियां की है उसके बाद में युद्ध ही नहीं हो रहे। और राजा एक ऐसा होता है जब उसको युद्ध ना हो ना तो ऐसे समझ लो युद्ध उसके लिए दाल रोटी है। हाँ, लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसने कहा कि अंग्रेजों को मारेंगे। अब किसको मारेंगे, अंग्रेजों को। अब एक थोड़ा छोटा सा बिंदु लिखो, फिर हम यहां से वापस स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा हमने कारण क्या पढ़ा, दूसरा कारण क्या पढ़ा कि अंग्रेज अपना क्या चलाना चाहते थे, प्रशासन चलाने के लिए ये संधियां करते हैं। जब इन्होंने प्रशासन चलाने की बात आई तब ये राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के द्वारा प्रशासन चलाने के लिए एक समिति गठन करते हैं जिसका नाम रखा जाता है राजपुताना रेजिडेंसी। कौन सी, राजपुताना रेजिडेंसी। प्रश्न बन जाए सीधा सा कि अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर प्रशासन चलाने के लिए किसका गठन किया, तो हम कहेंगे किसका, राजपुताना रेजिडेंसी का। लिखो इसका गठन, लिखो सबसे पहले तो लिखो इसकी स्थापना कहां की जाती है, अजमेर के अंदर। कहां की जाती है, हाँ लिखो। इसकी स्थापना जो है वो 1832 के अंदर होती है। कहां पर, अजमेर में। कहां होती है, अजमेर के अंदर। लेकिन 1845 के अंदर 1845 में मुख्यालय चेंज कर दिया गया। जब इसका गठन हुआ उस समय तो मुख्यालय कहां था, अजमेर में था। समझ में आ रही है कि बात, उस समय तो इनका मुख्यालय कहां था, अजमेर में था। लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय बदलकर कहां कर दिया गया, माउंट आबू कर दिया गया। मुख्यालय कहां कर दिया, माउंट आबू। अभी मैंने पीछे बात बताई ना, पीछे क्या पढ़ा हमने, गर्मी में तो हम कहां रहेंगे, गर्मी आएगी ताती लू बजेगी तब हम रहेंगे माउंट आबू के अंदर। ग्रीष्मकालीन शरण स्थली, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। और जब का टाइम सर्दी पड़ेगी तब हम कहां जाएंगे, शीतकालीन मुख्यालय अजमेर जाएंगे, है ना। अब एक बात है, वर्तमान में क्लाइमेट जो है ना, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, सोचा है कभी कि आज का जो मौसम और आज से 5 साल पहले का मौसम एक जैसा है क्या, क्या बदलाव है, हैं? मेरे जिसने तो सर्दी में ही पसीना हुआ है। हकीकत में क्या कारण है, दिसंबर जाने को है, आज क्या तारीख होगी, 13 होगी, आधा गया आधा रहा है। लेकिन पहले यह था कि नवंबर आती थी ना, गादर डाली टोपी सी को नहीं होती की, सिर्फ इतना, हाँ मंकी मैन है नी, वह चालू कर देता। अरबी नीचे एक और होती, सोचो
आज मेरे हिसाब से अब बाहर जाके खड़ जाओ, 1 घंटे के बाद में कीड़ियां खाओगी खोजी डाल। क्या कारण है? हैं? क्या कारण है? पोल्यूशन। पोल्यूशन ज्यादा है या कम है? और क्या कारण हो सकते हैं? ओजोन में छेद हो गए, तो ओजोन में छेद हुए तो फिर उसका तो रीजन पोल्यूशन आ ही गया। पोल्यूशन के कारण तो उसमें छेद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ना वनस्पति, सबसे बड़ा कारण। अब की बार IFSR की रिपोर्ट आएगी ना, IFSR की रिपोर्ट आएगी ना वन विभाग की, उसमें गिरावट देखना आप। पहले तो ऐसा था कि 2% गिरावट हुई है, 2% वृद्धि हुई है। अब की बार वृद्धि तो संभावना कम है, वृद्धि तो संभावना बहुत ही रेयर चांस है कि वृद्धि हुई थी, सीधा आएगा 15% की कटौती हुई है। कटल गए क्या? बीता लगाए बिना ज्यादा तो काट दिया, उससे ज्यादा तो काट दिया। यही यहाँ से शुरू करना, आप अनूपगढ़ से निकलोगे ना गड़साना, गड़साना के उसके बाद आके शुरू करना, वो ठेठ तई बीकानेर पहुंचे नहीं, सीमा तई कांकड़ तई सारे सारे दरख्त थे वो बिल्कुल खत्म, सपाट कर दिए एकदम। यहाँ से चल जाना, सूरतगढ़ से निकलना, पिपेरण वाला ये इलाका है ना, जो मैं कहता हूँ सारे में सोलर ही सोलर है। और उसका क्या है, सबसे बड़ा प्रभाव उसी का पड़ रहा है। टेम्परेचर हाई होने का कारण क्या है? सोलर है। फिर दूसरा रेफ्रिजरेटर, आप AC लगावा नहीं, सबसे बड़ा कारण है। AC में हवा लगती है अपने को ठंडी है, AC के अंदर ऐसा लगता है ना हवा ठंडी है, लेकिन वो हवा गर्म है। बाहर जावे नहीं, बाहर ठंडी हवा है, बाहर जो है ना वो ठंडी हवा है, अंदर आती है ना। बर्फ अपने को लगता है ना, बर्फ ठंडी होती है, अपने सोचते हैं ठंडी है, बर्फ ठंडी नहीं होती। बर्फ होती ठंडी है, वैसे ठंडी होती है, लेकिन उसका रिजल्ट गर्म होता है, तासीर उसकी बहुत गर्म होती है। हकीकत में है, बर्फ आप निकालना, धुआं निकलेगा उसमें से, तासीर उसकी क्या होती है? खराब बहुत करती है। अपोजिट चल रहा है, उल्टा चल रहा है मामला है। कारण क्या है? बाजार के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्यों है? रीजन है ना, वो सबसे बड़ा ये है। सूरतगढ़ में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सोलर प्लांट है, प्रत्येक घर में मिल जाएगा, प्रत्येक घर के अंदर। अब तो रही गई, पहले डाणियां बची हुई थी, अब डाणियों में भी जा रहा है, क्यों? सरकार ने योजना चला दी डिग्गी वाली, डिग्गी बनाओ, सोलर लगाओ, सिस्टम। वो एक इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है ना कि 2026 में दिन रह गया 19 है, फिर 1857 का रिवोल्यूशन क्लोज नहीं पढ़ेंगे हैं। अच्छा, और में पढ़, मतलब आप 2026 तक वेट कर रहे हो, पहला 2026 देखा आवे एक कोनी है ना। चलो हैं, यमराज ने जाके दिया बता दिए, मैं बट पढ़ हो 1857 की क्रांति पढ़ी, आओ इधर में आपको 1857 की ऐसे तो ना ये कहने जू तो जी से यमराज पूछे, हाँ ठीक है, जीवन में क्या किया आपने? इधर आओ, पद्मिनी की कहानी सुना रहा हूँ, संगीता विवाद सुना रहा हूँ, चारुमती विवाद सुना रहा हूँ। हमने तो हमारे जीवन में ये पढ़ाते ही थे। हाँ चलो, अब देखो, जब राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया गया, उस समय यहां का जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, अधिकारी जो है वो कौन है? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहले बनाए गए थे किसको? हैं? सबसे पहले किसको बनाया जाता है? पैट्रिक। और दूसरी बार सबसे पहले प्रथम जो बनाए गए थे वो बने थे जॉर्ज अब्राहम लॉकेट। जॉर्ज अब्राहम लॉकेट लिखो। फिर सबसे पहले एजीजी कौन बने? जॉर्ज अब्राहम
लोकेट कब बने? कब बने? 45 में नहीं, हाँ, जॉर्ज अब्राहम लोकेट, ये पहले एजीजी थे राजस्थान के। बात करें 1857 की क्रांति के समय, किसके समय? क्रांति के समय एजीजी जो थे वो बंदा आपका पैट्रिक लॉरेंस था। तो सबसे पहले कौन से? जॉर्ज अब्राहम लोकेट। और 1857 के रिवॉल्यूशन के समय कौन? और इसके नीचे एक बंदा काम करता था जिसका नाम था पीए। एजीजी के नीचे पीए, एजीजी के ऊपर जीजीजी गवर्नर जनरल, जीजी के नीचे एजीजी, ठीक है, एजीजी के नीचे पीए पॉलिटिकल एजेंट। जीजी के नीचे काम कौन कर रहा है? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी के नीचे पीए। प्रत्येक रियासत का अलग अलग क्या होता था जी? पीए होता था। प्रत्येक रियासत का अलग अलग क्या होता था? पीए होता था। लिखो फिर पीए लिखो, लिखो। सबसे पहले लिखो मेवाड़ रियासत, लिखो। एक कॉलम बना लो, कॉलम ही बना लो आप। इधर लिखेंगे हम रियासत, एक तो हम बिंदु क्या लिखेंगे? रियासत। एक हम लिखेंगे शासक, एक हम क्या लिखेंगे? शासक। और उसके बाद लिखेंगे वहां के पीए, है ना। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ के जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। और पीए मेजर सोवर्स, IMP लगा लो। शासक कौन है? और पीए कौन है? फिर लिखो दूसरी रियासत, लिखो मारवाड़। दूसरी कौन सी है? मारवाड़। मारवाड़ का शासक है तख्त सिंह। एक गजब का प्रश्न और दे जाऊं, यहां से दे जाऊं? चलो फिर आगे लिखो। फिर हम मैकमोसन है, ये गजब का प्रश्न था सर, है ना। मारवाड़ का पीए कौन? एक प्रश्न बन जाए ना सीधा सा। आर्ट एंड क्राफ्ट हमने पढ़ी है ना, है? नहीं पढ़ी? चित्रशैलियां पढ़ी है ना? पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। इधर पढ़ी है, पढ़ी है ना। तो मारवाड़ चित्रशैली के अंदर शर्म आ गई सोरन। अगर प्रश्न पूछे ना कि मारवाड़ चित्रशैली में अंग्रेजी शैली का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा था, सीधा सा रट्टा मार लेना। एक तरफ लिखना चाहो तो लिख लो, या यूं एक लाइन रट लो कि मारवाड़ के तख्त सिंह के समय अंग्रेजों ने, या यूं लिख लो अंग्रेजों ने तख्त सिंह के समय मारवाड़ के तख्ता पलट दिए थे। अंग्रेजों ने तख्त सिंह के समय मारवाड़ के, लिखने वाली पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने
तख्त सिंह के समय मारवाड़ के क्या कर दिए, तख्तो ताज पलट दिए। ठीक है, और मतलब चित्रशैली पर जो प्रभाव है अंग्रेजी चित्रशैली का, कौन सी चित्रशैली का, अंग्रेजी चित्रशैली का। और इसी का ही दूसरा नाम एक और लिख लो आप, यूनानी चित्रशैली लिख लो। मारवाड़ चित्रशैली पर अंग्रेजी चित्रशैली का प्रभाव किसके समय पड़ता है, तख्त सिंह के समय पड़ता है। ठीक है, वापिस इधर आ जाओ। पीए कौन है, और मेवाड़ का पीए कौन है, कोटा के लिखो शासक, कोटा, कोटा के शासक कौन है, बर्टन वाला कौन है, राम सिंह किसो सेकंड, और पीए मेजर बर्टन, पीए कौन है, मेजर बर्टन है। ठीक है, उसके बाद लिखो जयपुर, जयपुर के शासक कौन है, स्वाई राम सिंह सेकंड। जयपुर, जयपुर के जो शासक है वो स्वाई राम सिंह सेकंड है, द्वितीय। और पीए जो है वो कौन है, मेजर एडन, मेजर एडन। फिर लिखो भरतपुर के शासक कौन है, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और पीए कौन है, कौन है, मोरिशन, पीए कौन है, मोरिशन। फिर लिखो सिरोही के शासक शिव सिंह, सिरोही के शासक कौन है, शिव सिंह। पीए कौन है, सिरोही, सिरोही के शासक शिव सिंह। और यहां का पीए जेडी हॉल, जेडी जुडी तो कुछ नहीं आता, सीधा हॉल ही आता है। ठीक है, धौलपुर का लिखो भगवंत सिंह, धौलपुर के कौन थे, भगवंत सिंह। पीए के रूप में कौन काम कर रहा है, कौन कर रहा है, अरे बता दो, हैं बता दो, अरे थारी बेटी का बाप, मॉरिसन नहीं है, निक्सन है। कौन है, निक्सन, निक्सन। उसके बाद में लिख लो भीलवाड़ा, क्या लिखोगे, भीलवाड़ा लिख लो। भीलवाड़ा का शासक कौन है, बता दो, इधर पूजा बताइए, पूजा कौन था भीलवाड़ा का शासक, हैं, चल खड़ी हो फिर, शाबाश, एक प्रश्न बता, शाबाश, खड़े होना। कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक बता दो, द एनाल्स, आगे आ तो लार ने बता दी, अब बता दे मेरे, द एनाल्स आगे, इतनी तो कोनी, कोई नहीं बोलेगा पीछे, द एनाल्स एंड आगे हैं, द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तीन ऑप्शन है। द एनाल्स, दोबारा देख, द एनाल्स ऑफ द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इसका दूसरा नाम और बता फिर,
दूसरा नाम और। शाबाश, पास में खड़े हो जाओ, शाबाश। बैठ पूजा। हो जाओ खड़े। 1805 वाले यही थे ना? एक और कौन था 1805 वाला? एक आप थे, एक और कौन था? एक और था, 3 ग्रुप था ना? कहाँ है वंदना? खड़ी है वंदना, खड़ी। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम बताओ। वह पुस्तक बताइए जो जॉर्ज थॉमस से संबंधित है और विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। शाबाश। 1805 में लिखी थी, और बता दूं और उसमें यह भी बता के गया था कि जॉर्ज थॉमस बीकानेर आया था, वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। शाबाश। ऑप्शन ना, कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बुक है, साधारण सी है। अगर आपने इतिहास पढ़ रही, इस बुक का ही नहीं पता है, फिर मैं तो नहीं पता है। चलो फिर एक बताओ, फिर मैं ऑप्शन दे देता हूं। चलो, इकोनॉमिक्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस, हिस्ट्री ऑफ द जॉर्ज थॉमस, मिडिल हिस्ट्री ऑफ द जॉर्ज थॉमस, और एक और है written by the George Thomas in England history है। खड़ी हो फिर तुम। हाँ शाबाश वंदना, बता। हैं एन सुरभि को नहीं, पक्की बात है, कन्फर्म है। चौथी बुक तो जॉर्ज थॉमस की थी, किसी तो द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये थी। किसने लिखी थी फिर? क्या बात है, बैठ। हाँ आप बताओ, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया था? सॉरी, राजपूताना के लिए विधिवत रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया था। कौन से चरण किया था? 5वें में, 6ठे में, 4थे में, 7वें में? 1800 और 1805 वाला सीन तो है नहीं, ठीक है, शाबाश। 6ठे में, 6ठे की तारीख बता दो फिर। 26 जनवरी 1950। 30 मार्च क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान दिवस मनाते हैं। बैठिए। भीलवाड़ा का शासक कौन था बताओ फिर? हैं लक्ष्मण सिंह है। पीए बताना है कौन था? नहीं पता? लिखवा दूं? पक्की बात है? अब बताओ किस किस को नहीं पता था? कर्नल जेम्स? तो रट्टा मारने आ जाओ फिर। मेवाड़ का शासक कौन है? इसी से मिलता जुलता नाम क्या है? स्वरूप सिंह से मिलता जुलता नाम? स्वरूप सिंह कहां का था? मेवाड़ के। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह है। दिमाग में बना लो कि स्वरूप सिंह से मिलता जुलता नाम किसका है? सावर का। ठीक है।
ये नाम याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। मारवाड़ का शासक और पीए कौन था? यही बंदा था क्या जो भाग के आया था कि कहाँ है, मैं सेना का नेतृत्व कर लूंगा, और युद्ध भूमि में आ रहा था। दोनों की ड्रेसें सेम सेम थी, भारतीय सैनिकों की सेम थी और इधर अंग्रेजों वालों की भी सेम थी। तो जाना तो उसको अंग्रेजों वाले ग्रुप में था और बढ़ गया भारत वाले ग्रुप में। और अपने वालों की एक प्रतिक्रिया थी, कैचिंग पावर तकड़ी होती है। हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे से पकड़ के मार देते थे, बताते हैं कि ये सामने घुस गया, कहाँ है सैनिक, कहाँ है सैनिक, ऐसे ऐसे करके गया, भारतीय सैनिक में घुस गया, भारतीयों ने पकड़ लिया भाई, और टिका के मुंजी बनाई इसकी, टिका के। मैं कहता हूँ क्या कहना, इसी कोई मारा था, है ना? आहुआ विद्रोह की बात है ये, बट ठरकानता ही भाई साहब को गला काट दिया गया। और आहुआ का जो किला, हाँ मेन गेट है, उस दरवाजे पर टांग दिया। और खपीटर तो अपने वैसे ही थे, नीचे बैठे डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जोर जोर से ढोल बाजे, चंग बाजे, भलाई बाजे, बांकियो, मैक मोसन ने मारकर आहुआ के किले पर टांगियो। और आते आते टन, मंदिर में घंटी होती है ना, इधर से आए तो ढोल बाजे, चंग बाजे, भलाई बाजे, मैक मोसन ने मारकर आहुआ के किले पर टांगियो। फिर इधर से कोई जा रहा है तो जाते थे ढोल बाजे, चंग बाजे, भलाई बाजे, बांकियो, मैक मोसन ने मारकर आहुआ के किले पर टांगी। अब सोचा पड़ा हिस्सा कोटा, कोटा को इसको सीधा सा याद में रखना है, काटा। क्या काटा? बटन क्या होता है? बटन आपको चैप्टर नहीं लगता है क्या, पशुधन वाला लगता है ना? बटन ना, मटन, मटन होता है ना? किसका मांस होता है मटन? सुअर का है, भेड़ का, बकरी का मांस क्या कहलाता है? बीफ। चेवी, और भेड़ का मटन। आपन सीधो से याद में रखना है, मटन कहां बनाया? कोटा। ठीक है, किसका? मेजर पर। सीधे दिमाग में बिठा लो कि मेजर का मेवाड़ का शासक कौन है? राम सिंह। कौन बोल रहे हैं? राम सिंह, स्वरूप सिंह। और मिलता जुलता नाम सावर। ध्यान में रखना, टाइम 9:40 पर क्लास छुटवा देना, 45 पे, ठीक है ना? मेजर सावर्स कौन है? मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह है। पीए कौन है? सावर्स है। मारवाड़ का तख्त सिंह था, मारवाड़ का तख्त सिंह था। और पीए, इसमें सीधी सी पंक्ति याद रख लो। क्या याद रखोगे? दो तीन बार ऐसे घूमते जाओ, 2-3 बार आज घूमो ना इधर उधर, जोर जोर से ढोल बाजे, चंग बाजे, भलाई बाजे, बांकियो, मैक मोसन ने मारकर आहुआ के किले पर। 2 प्रश्न निकल रहे हैं इसमें से। मैक मोसन का संबंध कौन से विद्रोह से है? आहुआ के विद्रोह से। कौन से रियासत से? राजस्थान की। किसने मारा था? मारवाड़ के तख्त सिंह टाइम की घटना है, ठीक है? 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद में कोटा, कोटा की बात आ जाए, मतलब कोटा काटना। किसको काटना? हाँ, ये काम किसने किया? राम सिंह सेकंड, ठीक है? उसके बाद में आ जाओ जयपुर। क्या? जयपुर। जयपुर का कौन है? दोनों ऊपर नीचे ही पढ़ने। राम सिंह सेकंड कोटा का है, वहीं स्वाई राम सिंह सेकंड कहां का है? कोटा में। किसको काटा? और जयपुर में, बस सीधा सा याद में रखना, कोटा में बर्टन को काटा, जयपुर में किसको? एडन को। कोटा में शासक कौन है? राम सिंह। और जयपुर में कौन है? ठीक है। बाकी एक चीज और ध्यान में रखना, सीधा से यूं भी याद हो रहा है कि इसमें किसी के अंदर स्वाई नहीं आ रहा, स्वाई एक में ही आ रहा है, ठीक है? भरतपुर का
जसवंत सिंह। भरतपुर का कौन था और यहां का शासक कौन था? या तो ज्यादातर खपीटर थे मारवाड़ वाले, अरे या ज्यादातर हैं खपीटर। कौन ध्यान? खपीटर का मतलब होता है, वर्ड सुनाई दिया नहीं दिया? जब को धाप के एकदम फिटो आदमी हुए नहीं। अब राजस्थानी फिटो की हुए, फिटो मतलब नकटो, जिसमें गुण भी बहुत है और उससे ज्यादा उसमें क्या है? अवगुण है। अवगुण मतलब अवगुण भी ऐसे जो गुण की समानता है, ऐसा नहीं अवगुण। अवगुण भी ऐसे जो उसकी गुण है। कारण भी अगर आप कहीं बैठे हो, आप कहीं बैठे हो और अगर आपके दोस्त पर किसी ने हाथ उठा दिया तो फिर थारो भाई, हाँ, इन उठाणु पहला ये बात आप कहोगे, मैं नहीं कह रहा, ठीक है? ऐसा कहोगे ना, इसके हाथ लगाने से पहले एकजुट, एकता। और ये सेम सिस्टम था। या तो किसके, या मारवाड़ में किसको मारा था और भरतपुर में मारा नहीं था। संबंध देखना है आपको, सीधा से याद में रखना है कि भरतपुर मारवाड़ के अंदर मैक मोशन को मारा था। अगर वो इतने खपीटर थे तो भरतपुर वाले भी क्या थे? मैक मोशन से मिलता जुलता। ये नीचे कौन? सिर में हॉल बहुत कर दिए थे, कूट कूट के। हॉल मतलब सिर फोड़ दियो। क्या कर दिया? सिर फोड़ दिया, छेद कर दिए थे। अब इधर बताना है, कालीबंगा में सिर में छेद करते थे, कौन सी पद्धति थी वो? माथा फोड़ने वाली। क्या कहते थे उसको? लोथल में उसका प्रयोग, क्योंकि माथा दुख तो नहीं जना करता, क्या है? चलो इतना बता दो, नाम क्या पर हो? टे पर हो, पे पर हो, तय पर हो? है टेपर नाम हो। क्या नाम था फिर? शाबाश, ट्रेफिनेशन। लोथल में उसका प्रयोग किसके लिए होता था? सिर दर्द के लिए, ठीक है? सिरोही में, सिर में क्या बहुत है? हाँ, धौलपुर में कौन है? निक्सन। धौलपुर में, भीलवाड़ा में कर्नल जेम्स टॉड। अब एक बार दोबारा देख लो, मेवाड़ में कौन है? मारवाड़ में कौन है? कोटा में कौन है? जयपुर में कौन है? भरतपुर में कौन है? सिरोही में कौन है? धौलपुर में कौन है? भीलवाड़ा में कौन है? अब भी ना देखा बोलो। भीलवाड़ा में कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। पीए बताना है, ठीक है? कौन है? और सिरोही में कौन है? जेडी। भरतपुर में कौन है? मॉरिसन। धौलपुर में कौन है? निकसन नहीं, निक्सन। कौन है? और मारवाड़ में कौन है? मेवाड़ में कौन है? कोटा में कौन है? जयपुर में कौन है? हैं? ईडन। फिर एक बार ऊपर आ जाओ, शासक देखो। मेवाड़ का शासक कौन है? मारवाड़ का कौन है? जयपुर का कौन है? कोटा का कौन है? भीलवाड़ा का कौन है? धौलपुर का कौन है? सिरोही का कौन है? याद हो जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि मेरे भाई एक प्रश्न डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट, सीधा सा। और अब तो यूं मान लो कि RSSB 80% से नीचे नहीं उतर रही और RPSC 40 से ऊपर नहीं जा रही। मतलब RPSC में 40% लगा लाने के अंदर फुल भयंकर जोर लग रहा है, भयंकर। 16 की सीट आई थी साइंस के अंदर, 4 ही पास हुए, 12 सीटें खाली गई है। पॉलिटिकल में 216 सीट थी, 6 पास हुए, 200 सीट खाली गई है। APU का रिजल्ट आया था, उसमें मात्र 8 क्या पता 7 ही पास हुए। अब सोच लो, ये इसमें 40% लाने में महाभारत हो रहे हैं और RSSB
जो आपका पेपर लेगी वो मेरिट 80 से नीचे नहीं उतार रही, 80 प्लस प्लस रख रही है, 85, 90, 95, 84, 85। अब सोच लो, अब इतना ल्याण खातर टिका आगे के करनो पड़सी, पढ़नो पड़सी, भयंकर पढ़नो पड़सी, भयंकर। सोन तत्व का किताबा में हाथ में किताबा हैं, दिन का उठो तकियो चकता ही, हाँ अकान थी है, पकान थी है, चारों पास भयंकर किताबें है ना। वो कहते ना कि तुम आओगे तो नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, ठीक है, हाँ तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, लेकिन तुम आओगे मेरी किताबों में सिवाय आपको किताबों के कुछ है, मेरे कमरे में सिवाय आपको किताबों के कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपकी जो भी है कमरे में किताबों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, या सिवाय किताबों के कमरा ही नहीं मिलेगा। है जीवन में एक चीज है भाई, सबकी रुचियां होती है ना, सबकी रुचियां होती है। अब आपकी क्या पता क्या रुचि है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी रुचि मेरे जीवन की एक ही है, जिंदा रहना, ठीक है। एक चीज करके जाऊंगा, हैं ले, ये कोई ख्वाहिश होती है किसी, जमा ही को नहीं, 1% ही को नहीं। देखो मेरे 2 चीज शौक है सबसे ज्यादा, एक तो मुझे कविताएं लिखना बहुत अच्छा है, बहुत शौक है कविता लिखना, हाँ। और एक शौक है बुक्स पढ़ने का, भयंकर शौक है। और एक शौक अब और जाग रहा है, गिटार बजाने का। और चौथा सबसे भयंकर शौक है छाया चित्र लेने का, सेल्फियां का बहुत शौक है, भयंकर हैं। किसड़ो की आवाज हकीकत में ये अलग अलग हैं, वास्तविकता के अंदर है। कई में देखे नहीं, अब मैं कई बार पूछ लेता हूँ जो चाय वगैरह पीते हैं, आपकी रुचि क्या है? एक भाई का गुरुजी मेरी रुचि है कुतिया पालने की। ये हकीकत में है, ये भी एक शौक है, ये भी एक भाई साहब इतनी तनख्वाह तो हमें नहीं देते जी, तो मोल गंडगांग है। हकीकत में पिटबुल डॉग लेके आए ना भाई जी, एक गांव में है हमारे, वो रुपये का गुरुजी 40,000 को लेके आए। मैं बावड़ा इतनी तनख्वाह तो मेरी 3 महीना में को नहीं है। अब ये भी एक शौक है, ये भी एक शौक है कुत्ते पालना। सोचो है, अलग अलग रुचियां होती है प्रत्येक विद्यार्थी की, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रुचियां होगी। लेकिन मेरी तो ये है कुत्ता नहीं पालना। कोई वो विद्यार्थी स्टेज होती है ना, जो ये ना बहुत अच्छी है। विद्यार्थी जीवन जो होता है ना, जिन कोई भाई बेटे वो आटो लगाने ला रहे हो खाना बनाने के लिए, मैंने पूछा कि तू मन यह बता कि अपने घरे एक रिवाज हो गया, आज भी है कि वर्तमान की जो महिलाएं हैं, नई नई दुल्हनें आती हैं, बहुएं आती हैं, वो रखे ना रखे वो अलग बात है। लेकिन पहले वाले बुजुर्ग जो थे वो एक भी, आज एक प्रथा होती थी 1995 के टाइम की, अगर महिलाएं जो है ना, उनका एक सिस्टम होता था कि वो जब भी पहले खाना बनाती थी तो एक पेड़ा और एक रोटी अलग से रखती थी, एक रोटी कुत्ते के लिए और एक पेड़ा गाय के लिए। अब थोड़ा सा अलग है,
अब उसको पूछा कि यार अपने एक प्रथा है ये, तू एक कुतिया खातर रोटी बनाए के? वो कहे भाई एक बात बताऊं, हाल फिलहाल ये कमरे में मारू मोटो गंडक कोई को नहीं, मारू मोटो यार हकीकत में गंडक भी एक रोटी में दाप जाए। कुत्ता होता है ना, एक या दो रोटी करते दाप जाए। मान लो डिपार्टमेंट कम से कम 5 से 6 खुराक है यार, महिलाओं को भूख लगी हुई होगी ना, वास्तविकता के अंदर है भयंकर भूख लगी, भयंकर 2.5-3 राष्ट्र। सर्दी में चले जाना, पुरुष जाएगा ना शादी के अंदर, भयंकर सर्दी है, शीतकालीन शादियों में चले जाना, पुरुष यहाँ इनर पहन कर, फिर शर्ट पहन कर, फिर कोट पहन कर, यहाँ मतलब एक कमांडो बन के जाओगे पूरा। ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठंड है। और महिलाओं का सिस्टम ही अलग होता है, पाड़ा मर्जी से यहाँ पर स्वेट। अरे कोई ज्यादा भाई पढ़ने लाग गई, ठीक है, बोली पढ़ ली, मतलब BA MA काफी टाइम पे, एक दिन घरे उड़ गया, मैंने कहा बेटा किए है? कि ठीक है। गाड़ी में बैठी, गाड़ी बैठते ही कि ऐसी ऑन कर दो, स्वेट आ रहा है। अब वो लाई बोलो मेरे ले दई के ठकी है छोड़ वाल, वो आप मगन गाड़ी चलाए, मैंने फिर कह दी कि ऐसी ऑन कर दो, स्वेट आ रहा है। नहीं पता, बाद रीस है कि बेटी के बाप ऐसी ऑन कर दे, पसीनो आने ला रही है, तो तू सीधे कहते कथन ध्यान को नहीं, मैं जयपुर रहने लगी अब। ये भी एक फर्क पड़ता है, बाहर रहते हैं ना, हकीकत में वास्तविक बहुत जगह मैंने नोट किए, बाहर रहते हैं ना लोग, अपना हम किस प्रकार से रह रहे थे वो सब कुछ भूल जाते हैं। और बचपना होता है ना, बचपना हमेशा व्यक्ति को अपने अंदर जीवन जिंदा रखो। हमारा ऐसा है कि हम कमरे के अंदर बैठे हैं ना, जना मार जी से टाबर कोई को नहीं, ठीक है, और हंसी मजाक कोई को नहीं, लेकिन जैसी गली से बाहर निकले रूम से, फिर महाराज जी से समझदार कोई को नहीं। ये है वास्तविकता के अंदर है। कारण क्या है? खुद को डाल लो, ठीक है, जैसे डालना चाहो। अब खड़ो, अब बात बुलानी, बात अभी बुला, अब खड़ो हो जा जल्दी से। मंजीत, भीलवाड़ा को पिए कौन हो? कर्नल जेम्स। सिरोही को कौन हो? होल पूरा नाम जेडी होल। करौली को, कोटा को, पलटन, जयपुर को, ये तो याद को नहीं, चलो बैठ जाओ, ठीक है। लिखो, फिर आगे लिखो। लिखो 1857 के संग्राम का तात्कालिक कारण में लिखें सेना भर्ती अधिनियम 1856। 1857 की क्रांति में तात्कालिक कारण सेना भर्ती अधिनियम 1857, 1856 का एक्ट। तत्कालिक कारण में सेना भर्ती अधिनियम 1856, यानी कि 1856 का भर्ती अधिनियम लिख लिया। 1856 का भर्ती अधिनियम क्या कहता है? ये भर्ती अधिनियम देखो, है नहीं लिखा? क्या लिखा? तात्कालिक कारण लिख दियो भी, नीचे एक यहाँ टांग खींच लियो भी। इसके नीचे लिखो
एक्ट 1856 अंग्रेज अधिकारी था, क्या नाम है उसका? एक अंग्रेज अधिकारी है भारत में जो जीजी के रूप में काम कर रहे हैं, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग घोषणा करता है कि भर्ती चालू हो रही है, जल्दी से क्या कर लिया जाए, भर्तियों को समापन किया जाए और सैनिक जो है जल्दी से क्या करो, भर्ती करो। और इसमें इसने प्रावधान दिए कि भारतीय सैनिक जो होंगे, भारतीय सैनिक समुद्र के उस पार जाकर युद्ध हैं के उस पार जाकर युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जो अंग्रेजी सैनिक हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भारतीय लड़ेंगे केवल। दूसरा, ब्राउनफेल्स राइफल्स की जगह कौन सी? राइफल्स की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। इसकी जगह कौन सी राइफल्स? एनफील्ड राइफल्स। और इस राइफल्स में कारतूस डाले जाएंगे। और कारतूस किसके बने हुए होंगे? गाय और सूअर की चर्बी के, गाय प्लस सूअर की चर्बी के कारतूस। तो ये कारतूस जब डाले गए तब थोड़ा विरोध किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों इसका क्या करने लगे? विरोध करने लगे। ठीक है, लिखो, एक पंक्ति लिखो। एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम प्रयोग एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम प्रयोग 1854 में क्रीमिया के युद्ध में हुआ। क्रीमिया, क्रीमिया लिख लोगे? पहले क्रीम लिख लो, फिर ई की मात्रा लगा के आगे या लगा देना। क्रीमिया कौन से युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में। कब होता है? 1854। फिर लिखो, क्या लिखोगे? समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आ रहा है? लिखो फिर। एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम विरोध बैरकपुर छावनी में किया गया। एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम विरोध बैरकपुर छावनी में। एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम विरोध कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने। सर्वप्रथम मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विरोध। एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम विरोध बैरकपुर छावनी में। कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया। किसने किया? मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही। लिखो, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट्री के सिपाही। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट्री के सिपाही। कब किया इसने विरोध? मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट्री के सदस्य थे। कब किया गया? कोई बता दो जल्दी से। हैं? 1929 मार्च को। लिखो, 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च है, 29 दिसंबर आने वाला नहीं। हाँ, रोल को चालू कर दो। हाँ तो मार्च ही है तो। 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 क्या होता है इस दिन? मंगल पांडे ने विरोध किया
और 2 अंग्रेज अधिकारियों को टपका दिया। टपकाया मतलब गोली मार दी। हयूसन और बाग नामक 2 अंग्रेज अधिकारी थे, बोले कि नहीं करेंगे हम इसका प्रयोग, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम आप पर करेंगे, और 2 को गोली मार दी। जिगरा चाहिए ऑन द स्पॉट खत्म करने के लिए। एक का नाम तो हयूसन और दूसरे का नाम बाग। ऑन द स्पॉट इसने गोली मारी और ऑन द स्पॉट मंगल पांडे कैद। इधर से गोली चली, उधर से 2 सिपाही आए, मंगल पांडा जेल, मंगल पांडे को जेल में डाल दिया। कितने दिन रहते हैं, बात कब की है? 29 मार्च 1857 की बात है। 29 और 9 कितने हो गए? 29 कितने हो गए? 8 अप्रैल तक रहा था ये बंदा। कितने? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी। बोले मार दो इस बंदे को। इस बंदे ने हमारे 2 बंदों को गोली मार दी, लेकिन खुदा ने खास्ता बच गए थे, किस्मत काम कर रही थी इनकी। मंगल पांडे को वहीं गिरफ्तार कर लिया, तू आ जा। मरिया गोली गोली मारी है, ठीक है, बच गए थे। और 8 अप्रैल को बताते हैं कि इनको क्या दे दिए कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को जब फांसी दे दी गई ना, तब मामला गड़बड़ हो गया। मंगल पांडे के साथ साथ बताते हैं कि जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, मैंने बताया भी था कितने सैनिक, 90 सैनिक और इसका विरोध करते हैं। तब अंग्रेजों ने कहा कि तोप लाई जाए और इन 90 को मार दिया जाए। तोप लाई जाए और इन 90 को मार दिया जाए। बताते हैं जैसे वो तोप लेके आए, ये तोप लेके वापिस उन्हीं के सामने हो गई। उन्हीं की तोप उन्हीं के सामने, और टिका के मुंजी बनाई। बताते हैं कि 90 को कैद कर लिया। फिर भी 90 में से 85 के खिलाफ सबूत मिले, 5 बच गए। 85 के विरुद्ध सबूत मिले, 5 बच गए, और 5 बंगाल चले गए। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ना, वहां भर्ती हो गए 5, और वहां रह रहे थे, जा रहे थे। सामने से महिला बटालियन आ रही थी, उनकी तरफ निहार रहे थे। महिला ने सुनाई 2-3 बातें, और जब महिला सुना देती है ना, तब कोई नहीं रुक सकता। महिला ने कहा शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम हमें निहार रहे हो, तुम्हारे व्यक्ति 85 उनको कैद में डाल दिया गया और तुम ऐसे करोगे, शर्म आनी चाहिए। 85 का ईगो हट हो गया, फटाफट यहीं आगे 5 ईगो हट हो गया, 85 को छुड़ाने आगे बाहर निकाला। तो इनको बाहर क्यों निकाल रहे हो? निकालेंगे हम इनको। तो अंग्रेज फिर आए वापिस तोप लेके, वापिस उनकी तोप लेके उनको फिर मारा, उनको फिर मारा। मारने के बाद में हौसला हो गया कि अब हम अंग्रेजों को मारेंगे। पहले तो किसके विरुद्ध थे? मराठों और पिंडारियों के विरुद्ध। अब हम किसको मारेंगे? अंग्रेजों को मारेंगे। और फिर शासक कौन बनेगा? राज कौन करेगा? दिल्ली वाला मुगल शासक बहादुर शाह। बहादुर शाह के पास गए, दिल्ली मैंने बताया भी था, दिल्ली की ओर कूच करते हैं ये, दिल्ली जाते हैं। 400 सैनिक गए थे दिल्ली। बहादुर शाह जब सामने बैठा था, हुक्का लगा के आराम से आनंदित। सैनिक गया कि 400 आदमी आए, मिलना चाहते कि बहादुर शाह जफर से मिलना है। बोले कि उनको कहता 10 बजे दरबार लगे, दरबार में आना, अब नहीं मिल सकता। वापिस आए सैनिक, कहा कि 10 बजे दरबार लगने वाला है, दरबार में आइए और आप मिलिए, बात कीजिए। बोले कि कौन सा दरबार है? गेट खोलो। 400 के 400 अंदर। बहादुर शाह जफर 15 के बीच में बैठा था। कौन है बहादुर शाह जफर? मैं हूं। हुक्म? हुक्म क्या? राजा बनोगे आज के बाद, हम राजा बनाने जा रहे हैं आपको। कैसे? अंग्रेजों को मारेंगे, पूरे भारतवर्ष में जहां भी दिखाई देगा काचे काटेंगे, अब मारेंगे। बोले कैसे थोड़ी ना होता है, मारेंगे। तो उसने कहा कि मेरा खुद का घर अंग्रेज चला रहे हैं, मुझे खुद, मेरा खुद का घर उन्हीं के बदौलत है, मुझे रिश्वत देके जाते हैं, तभी तो मैं चुप बैठा हूं। अब अगर उनको मार दिया तो फिर मेरा घर नहीं चलेगा, घर उजाड़ोगे मेरा, है ना, मेरा घर उजाड़ोगे। तब अगर बहादुर शाह जाता है किसके पास? जीना बेगम के पास, कि जीना बेगम कल हमें क्या करना है? इससे आगे की बात पढ़नी है, ठीक है, यहां स्टॉप कर दो, कल देखेंगे। जीना बेगम को हम कल पढ़ेंगे।